गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे बीए पार्ट 3 का ही वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर 2 है, उसी का नया टॉपिक ले रहे हैं हम, इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था जर्मनी का राष्ट्रीय एकीकरण, आज हम लेंगे इटली का राष्ट्रीय एकीकरण। पहले लेंगे इटली में राष्ट्रवाद का उदय। नेपोलियन के विजय अभियानों ने इटली में राष्ट्रवाद का बीजांकुरण किया, जो कालांतर में बरगद का वृक्ष बन गया। नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रिया की पराजय, जो कि इटली का शत्रु था, और संवैधानिक सुधार, सामंतवादी व्यवस्था का खात्मा एवं आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों के अंत ने इटली के आत्मसम्मान को भी विकसित किया। नेपोलियन ही वह व्यक्ति था जिसने इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण करवाया। उसने इटली के लोगों पर अनेक कर लगाए और वहाँ की विपुल कलाकृतियों को अपने साथ फ्रांस ले गया। यह सब कुछ वहाँ के निवासियों को रास नहीं आया, इसीलिए नेपोलियन को ही इटली के राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अब हम लेंगे इटली के एकीकरण में व्यवधान या अड़चनें। इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख अड़चन उसकी भौगोलिक आकृति थी। एक लंबे कटारनुमा देश के रूप में इटली 3 राजनीतिक खंडों में विभक्त था। पहला उत्तर इटली, दूसरा मध्य इटली और तीसरा दक्षिणी इटली। मध्य इटली पर पोप की सत्ता काबिज होने के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी इटली के मध्य किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप भी एकीकरण में बाधक था। इटली के एकीकरण को लेकर इटली के राजनीतिज्ञ भी एकमत नहीं थे। मैज़िनी गणतंत्रवाद का समर्थक था, वहीं जियोबर्टी संघीय व्यवस्था का पक्षधर था। इन सब से अलग कैवूर सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना चाहता था। इटली का सामंतवादी तबका एवं कुलीन वर्ग सामंतवादी तथा जागीरदारी व्यवस्था स्थापित करने की पैरवी कर रहा था। इटली की आर्थिक विषमता एवं परिस्थितियां भी एकीकरण में बाधक बनी रहीं। अब हम लेंगे इटली के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं। पहला, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा राष्ट्रीय भावना का विकास। 1815 में आयोजित वियना कॉन्फ्रेंस के निर्णय से उत्पन्न असंतोष और प्रतिक्रियावादियों द्वारा उदारवादियों के दमन के परिणाम स्वरूप प्रबुद्ध वर्ग, साहित्यकार, दार्शनिकों एवं कवियों ने राष्ट्रीयता के बीज को बोते हुए खाद एवं पोषक तत्व प्रदान किए, जिससे इटली वासियों में एकजुटता का भाव विकसित हुआ। इटली के औद्योगिक विकास के साथ साथ संचार एवं यातायात के विकास ने इटली की खाई को पाटने का कार्य किया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इटली में जागृति लाने का कार्य दर्शन शास्त्रियों, कलाकारों एवं साहित्यकारों ने किया। नेक्स्ट है 1815 के उपरांत इटली की राजनीतिक स्थिति। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण इटली के राष्ट्रवाद को मजबूती मिली। लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के प्रशासनिक पदों पर जर्मन एवं स्लाव जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। योजनाबद्ध तरीके से स्कूली शिक्षा, अखबार तथा विचारों की अभिव्यक्ति को कुचल दिया गया। मेटरनिख कहता था, अकेले मरने से इकट्ठा मरना कहीं अधिक बेहतर होगा। नेक्स्ट है 1821 की इटली क्रांति। मेटरनिख द्वारा स्थापित शासन से जनता में घुटन होने लगी। पिडमोंट और नेपल्स के पादरियों ने आम जन के जीवन में हस्तक्षेप किया। 1821 ईस्वी में पिडमोंट एवं नेपल्स के लोगों ने अपने शासकों से संविधान की मांग की। इस स्थिति से मेटरनिख परेशान हो उठा। ऑस्ट्रिया, रूस तथा प्रशिया की जनता ने राजतंत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप की मांग की। इंग्लैंड और फ्रांस सैनिक हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। फिर भी मेटरनिख ने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए पिडमोंट तथा नेपल्स के विद्रोह का मुकाबला करने के लिए 1821 ईस्वी में वहां सेनाएं भेजी। जनता की संवैधानिक मांग को दबाने तथा राजतंत्र के निरंकुश देवीय रूप से जनता भड़क उठी। हजारों स्वतंत्र प्रेमियों और उदारवादियों को निर्वासित किया गया, जिनमें मैज़िनी तथा गैरिबल्डी भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट है 1830 की क्रांति और उसके परिणाम। 1830 के आखिरी दिनों में अनेक घटनाएं घटी, जैसे मोडेना के फ्रांसिस चतुर्थ एवं परमा में मैरी लुइसी के साथ जनता द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाने लगा। पोप के राज्यों में क्रांतिकारियों ने अंतरिम सरकार स्थापित की
ऑस्ट्रिया ने रूस तथा प्रशिया के सहयोग से इन आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया। मैज़ीनी को कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन के कार्यों में संलग्न होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। वह अपने प्रयासों से जेल से चकमा देकर भाग गया तथा फ्रांस के मार्सेलस में जाकर उसने यंग इटली की स्थापना की। इस संगठन की सदस्य संख्या 60,000 तक हो गई और इसकी शाखाएं इटली के प्रत्येक शहर में खुलने लगी। 1834 में मैज़ीनी ने यंग यूरोप नामक संगठन भी स्थापित किया। इस क्रांति ने इटली के एकीकरण के लिए चल रहे आंदोलनों को गति प्रदान की। नेक्स्ट है 1833 का पिडमोंट का विद्रोह। 1833 में पिडमोंट में विद्रोह हुआ, जिसे सार्जेंटी षड्यंत्र कहा जाता है। चार्ल्स एल्बर्ट ने मैज़ीनी की आशाओं पर तुषारपात करते हुए क्रांतिकारियों की मांगों को ठुकराकर बाहरों को सूली पर लटका दिया। 1834 में गैरिबल्डी एवं जियोवर्टी को देश से निर्वासित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि चार्ल्स एल्बर्ट मेटरनिख का गुप्त दलाल बन गया है। इस प्रकार चार्ल्स एल्बर्ट ने पुनर्जागरण आंदोलनकारियों को हतोत्साहित किया। उसकी पत्नी हैप्सबर्ग परिवार की थी। 1842 में अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय का विवाह हैप्सबर्ग परिवार की राजकुमारी के साथ तय कर दिया। तब जनता एल्बर्ट के नेतृत्व पर संदेह करने लगी। नेक्स्ट है 1848 की क्रांति और परिणाम। फर्डिनेंड द्वितीय के कुप्रशासन, अकाल, अनाज की कमी, बेकारी की समस्या की परिणति से 12 जनवरी 1848 को सिसिली के पालरमो नामक स्थान पर जन विद्रोह शुरू हुआ। इस समय इटली के क्रांतिकारियों ने सिसिली में पूर्ण स्वायत्तता की मांग की। पिडमोंट, टस्कनी और रोम भी इसकी गिरफ्त में आ गए। 1848 में घटित घटनाओं के परिणाम स्वरूप अनेक परिवर्तन हुए। लियोपोल्ड पुनः टस्कनी का शासक बन गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय पिडमोंट का शासक नियुक्त हुआ। प्रजातंत्रवादी आंदोलन असफल हो गया। मैज़ीनी के स्थान पर कैवूर का नेतृत्व प्रभावी होने लगा। अब हम लेंगे मैज़ीनी का योगदान। मैज़ीनी 22 जून 1805 को जेनोवा लिगुरियन रिपब्लिक में मैज़ीनी का जन्म हुआ। उसके पिता जियाकोमो पेशे से चिकित्सा तथा शरीर विज्ञान के आचार्य थे। उसकी माँ मैरिया ड्रगो अपनी सुंदरता एवं धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। मैज़ीनी में सीखने का गुण बचपन से ही था। उसने 1826 में विधि विषय में स्नातक किया। उसे पुअर मैन्स लॉयर नाम से भी जाना जाता था। 1815 में वियना कॉन्फ्रेंस निर्णय की अनुपालना में जेनोवा पिडमोंट के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया, जिसका वहां की जनता ने विरोध किया। इस विद्रोह में मैज़ीनी ने भाग लिया। 1820 तक विद्यार्थी के रूप में मैज़ीनी ने शेक्सपियर, दांते, बायरन, गेटे, शिलर, स्कॉट, ह्यूगो, हर्डर, मिकीवीज जैसे अनेक लेखकों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया। दांते तथा मैकियावेली के लेखों ने मैज़ीनी में राष्ट्रवाद का बीज डाला। अपनी शिक्षा दीक्षा के उपरांत मैज़ीनी ने पत्रकार पेशे को अपनाया। उसने अनेक समसामयिक विषयों पर लिखित लेखों द्वारा जनता में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को जागृत किया। 1820 में वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य बना, परंतु यह संगठन अधिक सफल नहीं हुआ। उसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मैज़ीनी की दृष्टि में राष्ट्र के प्रति निष्ठा तथा मानवता के प्रति कर्तव्य बोध आवश्यक है। अपनी पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मैन में राष्ट्र की सेवा को मैज़ीनी ने सर्वोच्च स्थान दिया। उसने युवा इटली के माध्यम से जनता को 3 नारे दिए। पहला, परमात्मा में विश्वास रखो। दूसरा, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ। और तीसरा, इटली को मुक्त करो। उसने इटली के नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण देकर विदेशी शक्ति से लोहा लेने के लिए भी तैयार किया। 1849 ईस्वी में मैज़ीनी के प्रयत्नों से ही रोम में गणतंत्र स्थापित हुआ, परंतु कुछ समय बाद ही फ्रांस की सेना ने गणतंत्र को ध्वस्त कर पुनः पोप की सत्ता को स्थापित कर दिया। इटली के इतिहास में मैज़ीनी का वही स्थान है जो भारत में सुभाष चंद्र बोस का है। इंग्लैंड और फ्रांस में निर्वासित जीवन बिताते हुए वह लगातार लिखता रहा, जिससे देशवासियों का उत्साह कम नहीं पड़ा।
मैज़िनी एक दूरदर्शी विचारक के साथ साथ कुशल सेना नायक भी था। उसे क्रांति का अग्रदूत माना जा सकता है। 10 मार्च 1872 को उसका देहावसान इटली में हो गया। तो ये था मैज़िनी का योगदान इटली में।